अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप पढ़ेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल कैलकुलेशंस। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल कैलकुलेशंस आपके पास कौन सी हैं? जैसा कि आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जैसा कि आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है उसको हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये वो एनर्जी है जो किसी भी बॉन्ड में स्टोर्ड होती है, किसी भी केमिकल बॉन्ड में स्टोर्ड होती है, और जब उस बॉन्ड को ब्रेकअप किया जाता है, ठीक है, तो ये एनर्जी जो है उस बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान रिलीज़ होती है और रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज़ करती है रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल कैलकुलेशन की बात है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वानिक सेल की। गैल्वानिक सेल आपको पता है कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये आपके पास है एक रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। और उस रिडॉक्स रिएक्शन के पास एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या करता है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड में स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करता है, उसको अवेलेबल करता है फॉर रनिंग अ पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन इन्वॉल्व था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो आगे जाके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स का भी आपके पास एक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स में आपने ये पढ़ा था कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट होता है ना उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि सोल्यूट की एक पर्टिकुलर अमाउंट को सॉल्वेंट की एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिज़ोल्व करने के बाद जो है वो सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और रिएक्शन करने का आपके पास जो है वो बेस्ट पॉसिबल वे ये है आपके पास कि आप जो रिएक्टेंट्स हैं उनको सोल्यूशन फॉर्म में ले जाएं। तो आप क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आप लेते हैं, ठीक है, और उस कंसंट्रेशन को वहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते थे, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास जो कंसंट्रेशन होती थी उसको आप ये डिफ़ाइन करते थे कि इसका यूनिट है आपके पास मोल पर DMQ, और ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है ये आपके पास है एक्टिव कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्टिव कंसंट्रेशन होती है, और इसका जो यूनिट होता है आपके पास वो होता है मोल पर DMQ। अब ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है, और साथ में आपके पास है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन की टर्म को, ठीक है, आपने जो है वो नोट कर लेना है। अब नर्न्स्ट इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या करना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस गैल्वानिक सेल के अंदर से आपने कुछ जो है ना वो की पॉइंट्स नोट करने हैं। अब ये जो आपको मैंने केमिकल एनर्जी की साइड पे जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, इसमें से आपने जो की पॉइंट नोट करना है वो ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है ओवरऑल आपके पास जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ से आपका जो की पॉइंट आया इस पूरे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से वो आपके पास है कंसंट्रेशन। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की साइड पे। हमने ये कहा है कि आपके पास एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो केमिकल एनर्जी जो है वो अवेलेबल करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉर एनी टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन, जो कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास जो है वो वर्क डन बाय चार्जेस है। अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि सेल जो है वो कौन सा है, गैल्वानिक सेल, ठीक है, तो उसका अगर आपको सेटअप याद हो, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो आपको याद होगा कि यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 हाफ सेल होते थे, ठीक है, और रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, यहाँ पे आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन में आपका चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एक्सटर्नल सर्किट में से मूव करता हुआ किसी भी डिवाइस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पे, और ये डिवाइस जो है वो आपकी ग्लो करती है,
इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डूइंग सम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चार्ज भी है, वो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के अलॉन्ग जो है वो मूव भी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास होती है। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी भी आपके पास फॉर्म ऑफ वर्क है। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क जो है उसको क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करती हूँ, तो वो आपके पास इक्वल होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी चार्जेस हैं, जैसा कि यहाँ पे आपका चार्ज जो है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो यहाँ पे आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक चार्ज जो है वो कैरी कर रहा है या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये EMF ऑफ सेल है। ठीक है। अब नर्न्स्ट इक्वेशन जो है वो आपको ये बताएगी कि आपके पास जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी अवेलेबल होती है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। अब जहाँ पे कंसंट्रेशन का जो हमने की पॉइंट है वो भी निकाल लिया था। अब इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसका आउटपुट EMF के साथ जो है वो क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। अब ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो आपके पास किस चीज़ का आ गया है, कंसंट्रेशन का और EMF का। अब यहाँ पे दूसरा जो आपका की पॉइंट है वो EMF आ गया। ठीक है। अब एक और की पॉइंट जो है वो यहाँ से आपने कैरी करना है, वो ये है कि आपके पास जो भी केमिकल एनर्जी थी उसने एक यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की है, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब जो आपके पास चैप्टर था 3rd सेमेस्टर में केमिकल थर्मोडायनामिक्स, अगर आपको याद हो, इस केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आपने कहा था कि एनी फॉर्म ऑफ यूज़फुल वर्क इज़ फ्री एनर्जी। ठीक है। तो अब ये जो आपके पास जो चार्ज है वो एक यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, बल्ब को ग्लो कर रहा है या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो है वो रन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी एक फ्री एनर्जी है। अब थर्ड यहाँ पे आपका की पॉइंट जो है वो आ जाता है फ्री एनर्जी। अब ये जो आपके तीनों की पॉइंट्स है, कंसंट्रेशन है, EMF है और फ्री एनर्जी है, इन तीनों को आपने एसोसिएट करना है किसके अंदर, इस नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर। नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है, जो कि आपकी इनपुट में मौजूद है, क्योंकि आपका अगर गैल्वानिक सेल है तो आपकी इनपुट है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो आपका इनपुट है। अब उस इनपुट के थ्रू कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, कितने चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ EMF प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको आपने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से जो है वो रिप्रेजेंट करना है इस नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर, इन्वॉल्विंग फ्री एनर्जी। अब जो है वो फर्दर हम इसकी डेरिवेशन को जो है वो देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन है ये कैसे आपको कंसंट्रेशन और EMF के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप बताती है, यानी कितनी कंसंट्रेशन आपके पास रिएक्टेंट्स हो तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो आपके पास जो सेल प्रोड्यूस होगा उस कंसंट्रेशन से कितनी प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या कितनी केमिकल एनर्जी से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इसका जो है वो हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो देख लेते हैं। अब नर्न्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड EMF ऑफ सेल, जो कि पीछे हमने रिप्रेजेंट किया है एज गैल्वानिक सेल। अब इसके लिए एक दफ़ा से फिर आपको 3rd सेमेस्टर में जाना पड़ेगा। 3rd सेमेस्टर में आपने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इस केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपने एक रिलेशनशिप स्टडी किया था। वो रिलेशनशिप था आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेन डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। वैसे तो इसकी काफ़ी जो है वहाँ पे लंबी चौड़ी जो है वो आपके पास डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इसके जो है वो फाइनल जो है वो वेरिएंट की ज़रूरत है, या फाइनल इक्वेशन की फाइनल एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। आप वहाँ से एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपने यूटिलाइज़ इसका जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन ही करना है। अब इसका फाइनल एक्सप्रेशन है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्लस NRT नेचुरल लॉग ऑफ Kp। अब ये फ्री एनर्जी की बात है, हमने पीछे जो की पॉइंट्स उठाए थे
उसमें हमने फ्री एनर्जी को भी इन्वॉल्व किया था। अब उसी फ्री एनर्जी को जो है वो मैं आगे कैरी कर रही हूँ। अब ये फ्री एनर्जी का वो कॉन्सेप्ट है जो गिब्स ने प्रोवाइड किया था, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू लेते हैं तो वो है डेल्टा जी, ठीक है। और अगर आप कंडीशंस को स्पेसिफाई कर देते हैं, मींस आप टेम्परेचर स्पेसिफाई कर देते हैं, प्रेशर स्पेसिफाई कर देते हैं और कंसंट्रेशन स्पेसिफाई कर देते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। टेम्परेचर ले लेते हैं आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। प्रेशर आप ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर और 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कंसंट्रेशन आप ले लेते हैं 1 मोलर। इस केस में आपने क्योंकि तीनों कंडीशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड कर दी हैं, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड, प्रेशर भी स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन भी स्टैंडर्ड, तो अब ये आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू है एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो वैल्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ डेल्टा जी, एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ डेल्टा जी नॉट। अब यहाँ पे n आपके पास जो आ गया है ये है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। R आपके पास है जनरल गैस कांस्टेंट, T जो है वो आपके पास है टेम्परेचर, और ये है आपके पास नेचुरल लॉग, और ये है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये स्पेसिफाइड है उस रिएक्शन के लिए जहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों जो हैं वो गैसियस फॉर्म है। अब यहाँ पे क्योंकि आप सॉल्यूशंस के साथ डील कर रहे हैं तो सॉल्यूशंस की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, तो सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी से, ठीक है, और एक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। तो जब आपके पास एक्टिविटी की बात आ जाती है तब आपका जो Kp है वो रिप्लेस हो जाता है Ka से, रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं इस Kp की जगह पे Ka इंट्रोड्यूस करती हूँ तो आपकी इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में जाएगी वो हम देख लेते हैं। डेल्टा जी ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व करते या सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन को इन्वॉल्व करते हुए फ्री एनर्जी चेंज की विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स है, मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो 1 के इक्वल हैं, तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln/Ka। अब यहाँ से आपने जो है वो की पॉइंट्स को एक दफ़ा फिर से माइंड में रखना है कि EMF और कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप निकालना है। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है उसमें अभी EMF और कंसंट्रेशन एज सच जो है वो ज़्यादा आपके पास प्रोमिनेंट नहीं है। अब कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे मैं कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकती हूँ, मैं आपको यहाँ पे सपोज़ करती हूँ कि मैं सपोज़ मेरे पास जो है वो, ये तो आपको याद होगा क्लास 6 का, ये भी रिवाइज़ कर लीजिएगा कि आपके पास अगर A गोज़ टू B है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो आप ये कहते थे कि इस का भी आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का भी एक रेट कांस्टेंट है, रिवर्स रिएक्शन का भी एक रेट कांस्टेंट है, और जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए एक रिएक्शन जो है वो सपोज़ कर रही हूँ। अब वो सपोज रिएक्शन ये है कि A मोल्स ऑफ A रिएक्ट करते हैं विद B मोल्स ऑफ B एंड C मोल्स ऑफ C बनते हैं साथ में D मोल्स ऑफ D। ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पे आपके पास रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन होगा। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लिखना चाहती हूँ, यानी मैं ये कहती हूँ कि ये आपके पास पूरा रिएक्शन जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो रहा है,
ठीक है। रिएक्टेंट्स को आप सोल्यूशन फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी आपके सोल्यूशन फॉर्म में बन गए हैं। तो पूरे रिएक्शन के लिए जो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करूँगी वो है के ए आपके पास क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है और एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है। ए की रिएक्टेंट ए जो है उसकी एक्टिविटी को मैं रिप्रेजेंट करूँगी अल्फ़ा से, ठीक है, और जो है वो मैं सबस्क्रिप्ट में लिखूँगी आइडेंटिटी, और ये जो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ये बन जाएगी इसकी पावर या फिर इसका एक्सपोनेंट। इसी तरह से ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा ऑफ पी, अल्फ़ा ऑफ सी एंड अल्फ़ा ऑफ डी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि इन जो चारों आपके पास एक्टिविटीज़ हैं उनको आप इस रिएक्शन के अंदर जो है या इस इक्वेशन के अंदर जो है वो आप पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या फॉर्म बन जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जो आपके पास के ए जो है उसकी एक वैल्यू आ गई है, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके इसके ए की जगह जो है वो आप पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब क्योंकि ये आपके पास जो एक्टिविटी है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो आपका टारगेट था कि ईएमएफ को कंसंट्रेशन के साथ आपने एसोसिएट करना है, उसमें से एक चीज़ जो है कंसंट्रेशन, वो आपने यहाँ इक्वेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर लिया। अब हमारा दूसरा टारगेट है कि हमने इसी इक्वेशन के अंदर ईएमएफ को इंट्रोड्यूस करना है। उसके लिए आपको बैक टू थर्मोडायनामिक्स जाना होगा। अब थर्मोडायनामिक्स में आपने ईएमएफ सेल के लिए एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, दैट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इस तरह से अगर आपने ये देख लिया कि डेल्टा जी आपके पास जो है गिव्स फ्री एनर्जी थी, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स था, फैराडे जो है वो आपके पास एक लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है जिसमें 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, और ये आपके पास आ गया है ईएमएफ। ठीक है, अब इस ईएमएफ को आपने इस इक्वेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करना है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेल्टा जी की जगह पे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इस ईएमएफ की वैल्यू जो है या इसकी जो आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको आप इसकी जगह पे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जिस तरह आप डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह इसी इक्वेशन से आप स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो है उसकी भी चेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आपके पास होगी डेल्टा जी नॉट इज़ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ पे बाकी आपके पास सारा कुछ चेंज जो है वो सेम होगा जैसे आपके पास ये था। अब जो चेंज आपके पास आया वो किसमें है कि आपकी जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है वो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन लेने की वजह से, और जो आपका ईएमएफ था वो स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी इक्वेशन के अंदर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये आपने जब वैल्यू पुट की है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की स्टेप वाइज आपके पास जो है इनिशियल एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपके पास ये एक फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो उसका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इनिशियल एक्सप्रेशन था जिसमें आप कंसंट्रेशन इन्वॉल्व कर चुके थे। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है जो कि ईएमएफ ऑफ सेल थी फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें आपका जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है कंसंट्रेशन वो आ चुका है, ठीक है, और जो आपकी ईएमएफ है वो भी आ चुकी है, ठीक है, लेकिन आप ईएमएफ को डायरेक्टली एसोसिएट करना चाहते हैं इस कंसंट्रेशन के साथ। इसका मतलब ये है कि ये जो एनएफ है आपका, ये एडिशनल फैक्टर है, इसको इस पूरी इक्वेशन से जो है वो निकल जाना चाहिए। उसको निकालने का तरीका ये है कि आप एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन स्टेप करें और इस पूरी इक्वेशन को आप एनएफ से डिवाइड कर दें। जब आप पूरी इक्वेशन को एनएफ से डिवाइड करेंगे तो ये एनएफ भी कैंसिल हो जाएगा, ये एनएफ भी कैंसिल हो जाएगा, ये एनएफ जो है ये आपके पास जो है एक एक्सप्रेशन के अंदर बाकी बच जाएगा। अब जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो है वो आपको ये माइनस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये माइनस जो है इस इक्वेशन को जो है स्पेसिफाई कर रहा है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए। आपने क्या करना है, इसको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाना है। जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाने के लिए ये वाला पार्ट इस इक्वेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें।
यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड आर टी ओवर एन एफ। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है जिसमें E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स है, ये आपके पास है नर्न्स्ट इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन आपके पास नर्न्स्ट इक्वेशन है, या फिर ये नर्न्स्ट इक्वेशन का जो है वो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, दिस इज़ नर्न्स्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है ये आपको क्या बता रही है, इसको हम जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि आपका जो टारगेट था ईएमएफ को कंसंट्रेशन के साथ एसोसिएट करने का, वो यहाँ पे अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ। इस इक्वेशन के अंदर E नॉट जो है वो आपके पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ। ठीक है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पे होगी। R जो है वो आपके पास है जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह T जो है वो भी आपके पास जो है उसकी वैल्यू भी अवेलेबल है। ठीक है, F जो है वो फैराडे, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्टिविटी आपके पास जो है वो रिएक्शन से आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रिएक्शन की एक्टिविटी अवेलेबल है, ठीक है, तो टेम्परेचर की और स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू पुट करने के बाद उस केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या ईएमएफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उस रिडॉक्स रिएक्शन से आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या आपका एक चार्ज कैरियर जो है वो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको उसकी एक्टिविटी पता है। ठीक है, एक्टिविटी नोन है आपके पास रिएक्शन की। ठीक है, आपके पास उसी रिएक्शन का जो है वो टेम्परेचर अवेलेबल है जिस पे वो कैरी हो रहा है। ठीक है, फैराडे की वैल्यू आपके पास ऑलवेज अवेलेबल होती है। एन की वैल्यू जो है वो आप नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आप उस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन को देखते हुए डिसाइड करते हैं, और ई नॉट जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या पर यूनिट चार्ज जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी आपके पास एक सिंप्लीफाइड क्वान्टिटेटिव फॉर्म भी हो सकती है। वो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आपके पास क्या है, जैसे आपको पता है कि आर की वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड है, T जो है वो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, N जो है वो आपके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, और F जो है वो फैराडे है, और ये आपके पास एक्टिविटी है। अब R, T और F की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। R आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.314 एटमॉस्फेयर DM³ पर मोल पर केल्विन। F जो है वो फैराडे है जिसकी वैल्यू 96500 कूलम के इक्वल है। T जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन के इक्वल है। अब ये तीनों वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकती हूँ। जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास ये फॉर्म बनी, जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 0.0591 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अब ये जो एन है ये आपका उस रिडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड करेगा जिसको आप प्रोसीड कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्टिविटी जितनी आपने कंसंट्रेशन ली है, और ये जो आपके पास ई नॉट है ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है, तो आपके लिए जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फाइनल एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। तो ये आपके पास एक क्वांटिटेटिव जनरल एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ से आ जाती है। अब ये आपके पास ये आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस होता है वो आपके पास जो है वो परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत लिमिटेशन जो है वो हर प्रोसेस के अंदर होती है।
अब इसकी लिमिटेशन आपके पास ये है कि ये आपके पास मोस्टली एप्लीकेबल है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर। अगर आपने रिएक्टेंट्स जो लिए हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो लो है तो तब आपके पास जो नॉन स्टिक इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है, और अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये थी आपके पास नॉन स्टिक इक्वेशन क्लास। इसको जो है वो आप नोट डाउन कर लें, जितने भी इससे रेलिवेंट आपके क्वेश्चन हैं वो भी मुझे बता दें, और कोई इशू है तो वो भी बता दें। होप सो जो है वो आपको समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक था। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट।